आज हम लोग बात करते हैं बेसिकली फोटोसिंथेसिस की। तो आते हैं डेट इज फोटोसिंथेसिस की बात कर लेते हैं। तो सवाल ये है कि फोटोसिंथेसिस में सबसे पहली चीज़ है कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस का मतलब हुआ कि ये एनाबॉलिक प्रोसेस है, ये आपको अच्छे से पता है। अगर मैं इक्वेशन की बात करूं फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन की, तो अगर इक्वेशन की बात की जाए तो इक्वेशन हो जाएगा आपका डेट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O gives C6H12O6 plus O2। that is 6 that is 6 that is 6 ये। और इसके ऊपर अगर देखा जाए तो ये मैंने लिख दिया डेट इज सनलाइट, और ये मैंने नीचे लिख दिया क्लोरोफिल। तो मुझे एक बात ये बताइए कि क्या ये इक्वेशन सही है या गलत है, ये बता दीजिए सबसे पहले। हाँ भाई। और एक और सब इक्वेशन, गलत है। अच्छा एक और इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, दैट इज दिस इज सनलाइट, दिस इज क्लोरोफिल। अच्छा दिस इज C6H12O6 प्लस O2 प्लस वाटर। चलिए यहाँ पे देखा जाए तो ये रहा 6, ये रहा 12, ये रहा 6, ये रहा 6। फूफा जल्दी से ये बताओ कि कौन सी इक्वेशन सही है, ये वाली या ये वाली। सर नीचे अच्छा नीचे वाली सही है, तो मुझे ये बताइए कि ऊपर वाली में क्या कमी है। वाटर नहीं है उसमें। वाटर नहीं है, वाटर तो है, ये रहा वाटर तो है, फिर क्या दिक्कत है। राइट हैंड साइड। राइट साइड पे वाटर नहीं है, इससे क्या मतलब है। इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है, फूड बन रहा है या नहीं बन रहा है, बताओ। ये ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है नहीं हो रही है ये, तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है बताओ। इक्वेशन बैलेंस नहीं है क्या। तो ऑक्सीजन वाटर स्प्लिटिंग से आती है, तो वहाँ पे 12 में और वो यहाँ पे वाटर में सिर्फ 6 ही है। क्या मतलब ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है। सर वाटर के स्प्लिट होने से सर, तो यहाँ पे तो सिर्फ ऊपर वाली इक्वेशन में 6 ऑक्सीजन है वाटर में, और सर रिलीज 12 हो रही है। अच्छा तो इससे क्या है, इससे क्या दिक्कत आ रही है। ये रहा 6 और ये रहा रहा सर तो बैलेंस एक तरीके से बैलेंस नहीं हुआ। यही सर मतलब 6H2O से सिर्फ 12 ये 3 हो गए और मॉलिक्यूल्स 6 ऑफ। ये हो गए, कितने हो गए 12 और 6 कितने सर हो गए। वो तो अरे मुझे, सर वो तो CO2 ये सर। हाँ क्या करें क्या करें। सर H2O से ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो ऑक्सीजन उधर ऊपर H2O में तो सिर्फ 6 ऑक्सीजन अवेलेबल है। अरे तो मेरे भाई ये 6 ऑक्सीजन अवेलेबल है और यहाँ पे 12 है। यस सर। अच्छा 12 से ये 12 निकल गए, तो एक्चुअल में वजह ये नहीं है जो आप कह रहे हो। वजह देखिए क्या है इसमें, इस वजह को समझ लीजिए सही से। ऊपर वाली इक्वेशन रॉन्ग है, इसीलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ कि ये सही नहीं है। और अब देखिए इसमें गलती क्या है ऊपर वाली इक्वेशन में, वो देख लीजिए यहाँ पर। देखिए इक्वेशन में ऊपर वाली में ये गलती है कि ये क्या है आपका, ये क्या है वाटर। एक वाटर मॉलिक्यूल है, दिखाई दे रहा है। एक वाटर मॉलिक्यूल जब टूटेगा तो ये टूटेगा H प्लस प्लस OH माइनस के अंदर, यानी वाटर किस में टूटा है H प्लस में और OH माइनस के अंदर। क्या ये बात सही है या नहीं है। और ये बात अच्छे यस से हमको पता है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर वाटर टूटता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात आपको अच्छे से पता है कि वाटर टूटेगा। वाटर किस किस में टूट रहा है, H प्लस में और OH माइनस आयन में।
इसका मतलब ये हुआ कि जब वाटर टूटेगा H+ और OH- आयन में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H+ आयन आपस में कंबाइन करेगा और फाइनली बना देगा ग्लूकोज। क्या ये बात सही है या नहीं है? बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा। ये हाइड्रोजन आया कहाँ से? वाटर से टूटने से आया था। तो मुझे ये बताइए कि एक वाटर से टूटने से कितने हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं, ये बताएं जल्दी से। एक वाटर से एक रिलीज हो रहा है। और ग्लूकोज को बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए? 12। तो इसका मतलब कितने आपको वाटर मॉलिक्यूल चाहिए जिससे कि आपको 12 हाइड्रोजन मिल सके? कितने वाटर मॉलिक्यूल चाहिए? 12 चाहिए। क्या 6 वाटर मॉलिक्यूल से 12 हाइड्रोजन रिलीज हो जाएंगे? नो सर, नहीं होंगे। तो इसीलिए पहली वाली इक्वेशन रॉन्ग थी। और इस वजह से जब 12 वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ा गया तो 12 हाइड्रोजन रिलीज हुए और 12 OH- आयन रिलीज हुए हैं। दिस मीन्स ये 12 OH- आयन रिलीज हुए। तो इसका मतलब 12 OH- आयन और 6 कार्बन डाइऑक्साइड जब आपस में कंबाइन किया तो उससे फॉर्म हुआ है ग्लूकोज। ये कुछ बात समझ में आई है या नहीं आई है कि क्यों पहली वाली इक्वेशन रॉन्ग थी और दूसरी वाली इक्वेशन सही है? कुछ बात समझ में आई है? बात नहीं आई है? जल्दी बताइए। यस सर। अगर आ गई है तो इसको मैंने कहा कि कुछ इस अंदाज से मैंने दिखा दिया कि देखो ये वाटर था, ये वाटर टूटा है तो H+ और OH- में टूटा। तो जब 12 वाटर मॉलिक्यूल थे तो इसका मतलब हुआ कि 12 हाइड्रोजन रिलीज हुए, 12 OH- आयन रिलीज हुए। 12 OH- आयन वापस कंबाइन करके बना देगा 6 वाटर मॉलिक्यूल। ये 6 वाटर मॉलिक्यूल बना देगा, प्लस यहीं से ऑक्सीजन भी रिलीज हो जाएगा। और ये वाला जो हाइड्रोजन, जो ये 12 हाइड्रोजन थे, ये 12 हाइड्रोजन ये कंबाइन कर जाएंगे CO2 के साथ में, और CO2 के साथ में कंबाइन करने के बाद ये बना देगा आपका ग्लूकोज। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? जल्दी बताएं। हाँ जी, यहां तक क्लियर है? जल्दी बताइए बाकी सब लोग, सबको क्लियर है या नहीं है? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट बताइए सबसे पहले कि रॉ मटेरियल्स पर, दैट इज आर रॉ मटेरियल क्या क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए, जल्दी से बताएं। तो दैट इज आर रॉ मटेरियल्स क्या है? तो रॉ मटेरियल में पहला रॉ मटेरियल क्या हो गया भाई? तो पहला रॉ मटेरियल हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा रॉ मटेरियल हो गया वाटर, तीसरा रॉ मटेरियल हो गया दैट इज अ सनलाइट, और फोर्थ रॉ मटेरियल हो गया दैट इज अ क्लोरोफिल। और अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट की बात करूँ तो डैट इज प्रोडक्ट की अगर बात करता हूँ तो प्रोडक्ट में क्या क्या फॉर्म हो जाएगा? तो प्रोडक्ट में एक बन जाएगा ग्लूकोज और दूसरा रिलीज हो जाएगा ऑक्सीजन। ये एक तरीके का बाई प्रोडक्ट की शक्ल में रिलीज होगा, दैट इज अ बाई प्रोडक्ट। और इसका काम है एनवायरनमेंट को क्लीन करना, ये है वो ऑक्सीजन। अब एक बेसिक फंडा समझ में आना चाहिए हमें कि ये सारी चीजें हो गई। क्लोरोफिल के बाद आगे ही मैंने लिख दिया है दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। तो अब देखिए फोटोसिंथेसिस होता कैसे है, एक बेसिक आइडिया पहले ही आप समझ जाइए कि बेसिक आइडिया क्या है फोटोसिंथेसिस का। तो मैंने कहा कि फोटोसिंथेसिस की अगर बात की जाए तो फोटोसिंथेसिस जिस सेल ऑर्गेनेल में हो रहा है, चलिए पहले फोटोसिंथेसिस से पहले आप क्लोरोप्लास्ट की बात करिए, दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की अगर बात की जाए तो क्लोरोप्लास्ट कुछ इस तरीके का होगा। इस तरीके का क्लोरोप्लास्ट है। इस क्लोरोप्लास्ट में देखा जाए तो एक इस तरीके की स्टैकिंग बॉडीज हैं। ये रही स्टैकिंग बॉडीज, ये रही स्टैकिंग बॉडीज, ये रही स्टैकिंग बॉडीज। और
अगर देखा जाए तो इसके अंदर ये एक जेली मौजूद है, ये इसमें जेली मौजूद है। अब अगर दिखाया जाए तो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। इसके बाद इसकी बात करें तो दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। इसकी बात कर लें ये तो दिस इज द पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। दिस इज द पेरीप्लास्टिडियल स्पेस है। पेरीप्लास्टिडियल स्पेस के बाद अगर बात की जाए तो ये है एक जेली, यहाँ पर जेली भरी हुई है। तो ये जो जेली भरी हुई है इस जगह का नाम है दैट इज एन स्ट्रोमा या मैट्रिक्स। दैट इज एन स्ट्रोमा या मैट्रिक्स है ये। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वाले जो पार्ट मैंने दिखाए हैं, ये जो स्टैकिंग नजर आ रहे हैं, ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले, इनकी बात करें तो ये कहलाते हैं थाइलाकॉइड। ये कहलाता है थाइलाकॉइड। अब अगर इस फ्लैटेंड वाले पार्ट की बात करें तो ये कहलाता है स्ट्रोमल थाइलाकॉइड। और अगर इस पूरे पार्ट की बात करें तो ये पूरा पार्ट कहलाता है ग्रेनम। और जब ये ग्रेनम कहला रहा है, ये तो ये वाला पार्ट हो गया, ये कहलाता है ग्रेनल थाइलाकॉइड। दैट इज अ ग्रेनल थाइलाकॉइड। ग्रेनल थाइलाकॉइड की शक्ल ऐसी है, इस तरीके की जो थाइलाकॉइड नज़र आ रहे हैं वो ग्रेनल थाइलाकॉइड हैं। और ऐसे फ्लैट जो नज़र आ रहे हैं ये हैं बेसिकली स्ट्रोमल थाइलाकॉइड। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जहाँ पर भी थाइलाकॉइड है तो समझ जाइए यहाँ पे लाइट रिएक्शन हो रहा है। इसका मतलब थाइलाकॉइड के अंदर किस तरीके का रिएक्शन होगा, तो इसका जवाब है बेसिकली लाइट रिएक्शन। और जो स्ट्रोमा है या जो मैट्रिक्स है इसके अंदर डार्क रिएक्शन होगा, डार्क रिएक्शन होगा। तो ऑब्वियस बात है कि जहाँ पर भी अगर मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि डार्क रिएक्शन कहाँ पर होगा, तो इसका जवाब है कि दैट इज एन स्ट्रोमा में या मैट्रिक्स में। और लाइट रिएक्शन कहाँ होगा, तो दैट इज अ थाइलाकॉइड में। ऑब्वियस बात है ग्रेनुल थाइलाकॉइड है तो यहाँ पर लाइट रिएक्शन होगा, ये स्ट्रोमल थाइलाकॉइड है तो यहाँ पे लाइट रिएक्शन होगा। बात यहाँ तक क्लियर हो गई। और ग्रेनम है तो ग्रेनम का मतलब हुआ दैट इज स्टेक स्टेक ऑफ थाइलाकॉइड्स हैं, ये दैट इज एन स्टेक ऑफ थाइलाकॉइड्स हैं। तो ये जो स्टेक ऑफ थाइलाकॉइड है इसमें भी लाइट रिएक्शन होगा। तो एक बात ये क्लियर हो गई कि लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा है। तो ये जान लीजिए कि थाइलाकॉइड अगर है तो दैट इज अ थाइलाकॉइड अगर है तो यहाँ पर लाइट रिएक्शन हो रहा है। और अगर स्ट्रोमा है तो इसका मतलब यहाँ पर डार्क रिएक्शन हो रहा है। एक इम्पॉर्टेंट बात, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो इसका आगे इस्तेमाल होने वाला है। अब सवाल आता है, यहाँ तक क्लियर हो गई कहानी। अब सवाल आता है कि आखिर फोटोसिंथेसिस कौन कौन सा पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस प्लांट में करा रहा है। तो उसका जवाब है पहली चीज दैट इज अ ग्रीन पार्ट ऑफ अ प्लांट। ठीक है, हर ग्रीन पार्ट जो है प्लांट का, जितना भी ग्रीन पार्ट है परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। दैट इज ग्रीन पार्ट ऑफ अ प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो इसका मतलब हुआ कि ग्रीन पार्ट ऑफ अ प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये खास बात है। इसके बाद आपको पता ही है क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होगा, ये सारी चीज़ें आपको पता है।
लाइट रिएक्शन कहाँ होगा, डार्क रिएक्शन कहाँ होगा, ये सारी चीजें बातें आपको पता है। अब आते हैं नेक्स्ट। मैंने कहा कि फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। फोटोसिंथेसिस कितने स्टेप्स में हो रहा है, तो इसका जवाब है दैट इज 2 स्टेप्स। तो 2 स्टेप में अगर देखा जाए तो पहला स्टेप हो गया दैट इज लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम है दैट इज हिल रिएक्शन। हिल रिएक्शन का ही एक और नाम है दैट इज फोटोकेमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट आइए, दूसरा रिएक्शन कहलाता है दैट इज डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का एक और नाम है दैट इज ब्लैकमैन्स रिएक्शन। और ब्लैकमैन्स रिएक्शन का ही एक और नाम है दैट इज सिंपली बायोकेमिकल रिएक्शन। दैट इज बायोकेमिकल रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस अगर देखा जाए तो 2 स्टेप में हो रही है, एक हो रहा है लाइट रिएक्शन में, एक हो रहा है डार्क रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन की बात करें तो लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम है दैट इज हिल रिएक्शन, क्योंकि लाइट रिएक्शन के बारे में जो डिस्क्राइब किया है वो हिल ने किया है। और जब लाइट रिएक्शन के अंदर सनलाइट की ज़रूरत है तो डैट मीन्स कि इसमें वर्ड यूज़ किया गया है फोटो। दैट इज फोटो के मतलब होता है दैट इज सनलाइट। तो सनलाइट इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन जो कॉज हो रहा है सनलाइट की वजह से, दैट इज नोन एज लाइट रिएक्शन। और दूसरा है दैट इज डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को बताया था ब्लैकमैन्स ने, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया ब्लैकमैन्स रिएक्शन। और इसी के अंदर अगर देखा जाए तो कोई लाइट की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया दैट इज बायोकेमिकल रिएक्शन। तो आइए सबसे पहले आते हैं लाइट रिएक्शन पर। तो आ जाइए दैट इज लाइट रिएक्शन पर। तो पहली बात यह है कि मैंने कहा कि this reaction require light. This reaction require light. लाइट में सनलाइट मैंने लिख दिया है कि सनलाइट की जरूरत पड़ेगी या लाइट की जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज मैंने कहा कि दैट इज टेक्स प्लेस इन, कहाँ पर होगा ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर लाइट रिएक्शन, तो ये पहले ही बता चुका हूँ कि टेक्स प्लेस इन थाइलाकॉइड में। लेकिन इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस की बात करें तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि रॉ मटेरियल, या रॉ मटेरियल को भी छोड़िए, मैंने कहा कि फोटोलिसिस एंड रॉ मटेरियल्स हम कह रहे हैं बेसिकली एटीपी एंड NADPH को, दीज आर द रॉ मटेरियल्स। तो एक मैंने कहा कि फोटोलिसिस एंड रॉ मटेरियल आर synthesized which are used in dark reaction। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है, तो मैंने कहा कि लाइट रिएक्शन की अगर बात की जा रही है तो लाइट रिएक्शन जो है, पहला पॉइंट तो इसमें यही आ गया कि इसके अंदर लाइट की ज़रूरत पड़ने वाली है। लाइट रिएक्शन थाइलाकॉइड में होगा और इसके अंदर अगर देखा जाए तो एक काम हो रहा है फोटोलिसिस और एक काम हो रहा है रॉ मटेरियल का प्रिपरेशन। और रॉ मटेरियल जो हम बोल रहे हैं दैट इज एन ATP और NADPH को, और ATP और NADPH जो सिंथेसाइज हो रहा है उसका यूज होगा डार्क रिएक्शन के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द लाइट रिएक्शन के दो पार्ट हो गए। एक हो गया आपका दैट इज फोटोलिसिस। तो अब फोटोलिसिस की बात करें तो मैंने कहा कि दैट इज ब्रेकडाउन of water molecule due to sunlight।
यानी वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होना किसकी वजह से, दैट इज अ सनलाइट की वजह से, दैट इज नोन एज अ फोटोलिसिस। तो देखिए क्या है फोटोलिसिस भी। तो मैंने कहा कि ये रहा वाटर, और इस वाटर की बात करें तो वाटर के ऊपर ये फॉल कर रही है बेसिकली सनलाइट, और जिसकी वजह से ये ब्रेकडाउन हो रहा है, दैट इज एन H प्लस OH माइनस आयन में ये वाटर ब्रेकडाउन हो रहा है। तो इसका मतलब ये फोटोलिसिस है। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि फोटोलिसिस किस जगह पर हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि फोटोलिसिस थाइलाकॉइड में हो रहा है। और जैसा कि फोटोलिसिस पार्ट है लाइट रिएक्शन का, यानी ये जो पार्ट है किसका पार्ट है, दैट इज अ लाइट रिएक्शन का। और ऑब्वियस बात है लाइट रिएक्शन कहाँ पर हो रहा है, दैट इज अ थाइलाकॉइड के अंदर। और ये भी हमें पता है कि लाइट रिएक्शन किसकी वजह से होगा, दैट इज लाइट की वजह से। तो ये रही लाइट। यहां तक बातें समझ में आ रही होंगी उम्मीद है। अब आते हैं आगे कि क्या हुआ फर्दर। तो मैंने कहा कि यहाँ पर OH माइनस, तो यहाँ पर मैंने कहा कि 4OH माइनस आयन आए, और 4OH माइनस आयन आने पर इन्होंने फॉर्म कर दिया दैट इज 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये देख लीजिए कि ये काम हुआ है। और इसके लिए जो एंजाइम यूज होता है दैट इज एन OEC, दैट इज एन ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है। दिस इज एन ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। इसके लिए अगर देखा जाए तो Mn+2 यूज होगा, कैल्शियम+2 यूज होगा, क्लोरीन आयन यूज होगा। ये सारी चीजें यूज हो रही है जिससे कि 4OH माइनस आयन आपस में कंबाइन करे और 2 वाटर मॉलिक्यूल बना दे, ये ऑक्सीजन फॉर्म करे, और ये ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो जाएगी इन्वायरमेंट के अंदर। यहाँ तक उम्मीद है कि यहाँ तक चीजें समझ में आ रही होंगी। तो अब ये जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ है यहाँ तक क्लियर है कि ये जो ऑक्सीजन क्या नहीं, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुए हैं। तो मैंने कहा कि ये रिलीज हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने कहा कि यहाँ स्टार बना के मैंने लिखा है कि दीज इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन फोटो सिस्टम। तो मैंने कहा कि दीज इलेक्ट्रॉन एंटर इन फोटो सिस्टम where they involved in forming ATP and NADPH। तो देख लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है ये फोटो सिस्टम के अंदर जा रहा है। और अगर फोटो सिस्टम की बात करें हम, तो ये फोटो सिस्टम का मतलब दैट इज अ फोटो सिस्टम 1, याद होगा शायद, दैट इज अ फोटो सिस्टम 1 था, और एक फोटो सिस्टम 2 है। तो ये हैं बेसिकली फोटो सिस्टम्स, ये है फोटो सिस्टम। तो मैंने कहा कि दीज इलेक्ट्रॉन एंटर इन फोटो सिस्टम्स, जहाँ पर ये इन्वॉल्व हो जाएंगे किसको बनाने में, ATP और NADPH। दूसरे बात की जाए तो मैंने कहा कि ये तो था A पार्ट। अब आ जाइए B पार्ट की बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ reducing power, that is a formation of reducing power। और यहाँ हम reducing power कह रहे हैं ATP and NADPH। अब देखिए हुआ क्या। मैंने कहा कि जो लाइन है कि इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज हुए थे, मैंने कहा यहाँ लिखा है मैंने कि आफ्टर splitting of water molecule, the electrons enter in
cyclic and non-cyclic photophosphorylation. This is a cyclic and non-cyclic photophosphorylation. और ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो हो रहा है वो PS1 और PS2 यहाँ पर इन्वॉल्व था एंड फॉर्म ATP एंड NADPH। तो ये ATP और NADPH फॉर्म कर रहा है यहाँ पर। यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ रही होंगी शायद चीजें। तुम लोग को बातें समझ में आ रही हैं अभी तक? हाँ जी, यस Yes, सर। sir. अच्छा ठीक है। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? बताइए जल्दी से। अच्छा चलिए, हाँ एक और बात देख लीजिए कि अगर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करें तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि दैट इज अ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की अगर बात की जाए तो मैंने कहा कि ये होगा बेसिकली स्ट्रोमल थाइलाकॉइड में। स्ट्रोमल थाइलाकॉइड एंड नॉन प्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्रेनल थाइलाकॉइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रोमल थाइलाकॉइड के अंदर भी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है और नॉन प्रेस्ड पार्ट है। नॉन प्रेस्ड पार्ट का मतलब है जो पार्ट किसी से दबा हुआ नहीं है। अगर थोड़ा यहाँ पर दिखाऊं मैं तो दिस वन इज अ ग्रेनम और ग्रेनम की बात करें तो ये वाला दबा हुआ पोर्शन है, ये वाला प्रेस्ड है, ये प्रेस्ड है, ये प्रेस्ड है, ये प्रेस्ड है। इसका मतलब ये जितने भी पार्ट हैं ये सब प्रेस्ड हैं। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं ये वाला तो ये बेसिकली नॉन प्रेस्ड है। तो देख लीजिए कि नॉन प्रेस्ड के अंदर ये लिखा है मैंने बड़ा बड़ा कि नॉन प्रेस्ड के अंदर किस तरीके का फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा, दैट इज अ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। दूसरे पे आ जाइए तो दूसरा है, हाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर कि ओनली ATP आर सिंथेसाइज्ड। ATP इज सिंथेसाइज्ड। यहाँ पर सिर्फ ATP फॉर्म होंगे साइक्लिक के अंदर, ये खास बात है, देख लीजिए। और कहाँ कहाँ पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है वो आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज अ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। दैट इज अ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करें तो मैंने कहा कि टेक्स प्लेस इन pressed part of ग्रेनल थाइलाकॉइड। ये खास बात है, दैट इज अ प्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्रेनल थाइलाकॉइड। तो देख लो ये प्रेस्ड पार्ट है, ये रहा। तो ये आ गया प्रेस्ड पार्ट की बात कर ली हमने। और यहाँ पर अगर आप देखें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर तो यहाँ पर मैंने कहा कि both PS1 and PS2 आर इन्वॉल्व, दोनों इन्वॉल्व होंगे। लेकिन मज़े की बात यह है कि साइक्लिक के अंदर सिर्फ PS1 इन्वॉल्व होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है कि साइक्लिक के अंदर सिर्फ PS1 इन्वॉल्व होगा और नॉन साइक्लिक के अंदर PS1 और PS2 दोनों इन्वॉल्व होंगे। ये खास बात है। और एक और चीज़ है कि यहाँ पर आप देख रहे थे कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर सिर्फ ATP बन रहा था
लेकिन नॉन साइक्लिक के अंदर अगर आप देखें तो मैंने कहा कि यहाँ पर हेयर एटीपी एंड NADPH बोथ आर फॉर्म्ड। यहाँ पर दोनों फॉर्म होंगे, दैट इज एन ATP और NADPH। इंपॉर्टेंट है ये बात। सर जी सर साइक्लिक तो स्टोमल लैमेले में होता था। स्ट्रोमल लैमेली के अंदर जो आप स्ट्रोमल लैमेली कह रही हैं, वो लैमेली का मतलब थाइलाकॉइड है। लैमेली माने होता है फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, समझ रहे हैं? अगर कोई पार्ट इस तरीके का है, फ्लैट है, ऐसे करके अगर देखें तो दिस इज फ्लैट पार्ट को हमने नाम दिया लैमेली। और लैमेली यहाँ पर है क्या? तो दैट इज अ थाइलाकॉइड। और ये थाइलाकॉइड जो है ये स्ट्रोमल वाला है, तो इसी का नाम स्ट्रोमल लैमेली या स्ट्रोमल थाइलाकॉइड, बात एक ही है। ओके सर। आगे बढ़े तो यस सर। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक। दैट इज ATP और NADPH फॉर्म हो रहा है नॉन साइक्लिक के अंदर, और यहाँ पर सिर्फ ATP फॉर्म हो रहा है। लेकिन मैंने कहा कि मैक्सिमम टाइम अगर देखा जाए तो ये नॉन साइक्लिक वाला चलता है, यानी ज्यादातर अगर देखा जाए तो कौन सा चलेगा? दैट इज नॉन साइक्लिक। और साइक्लिक वाला बहुत कम चलेगा। उसकी वजह यह है कि ये जो पार्ट है ये लिमिटेड पार्ट है, दैट इज स्ट्रोमल लैमेली या स्ट्रोमल थाइलाकॉइड, और नॉन प्रेस पार्ट जो है ये लिमिटेड है, ये बहुत ज्यादा नहीं है। यहां तक कहानी समझ में आ गई? आगे बढ़ूं? अब आ जाते हैं हम बेसिकली यहां तक। अल्टीमेटली ये रॉ मटेरियल तैयार हो गया, तो इन दोनों को ही हम कहते हैं रॉ मटेरियल। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि डार्क रिएक्शन के अंदर यूज ऑफ रॉ मटेरियल होगा, ठीक है, टू फॉर्म ग्लूकोज। तो नेक्स्ट आ जाइए, अब आते हैं हम लोग डार्क रिएक्शन पर। तो मैंने कहा कि यहां मैंने बड़ा बड़ा लिखा है कि नो लाइट इज रिक्वायर्ड, so called डार्क रिएक्शन। यानी यहां पे कोई लाइट की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसको डार्क कह रहे हैं। बात यहां तक समझ में आ रही है? इट डजंट मीन कि ये रिएक्शन रात में हो रहा है। समझ में बात आ रही है? इसका ये मतलब नहीं है कि ये रिएक्शन रात में हो रहा है, ये रिएक्शन हो दिन में ही रहा है। बस फर्क इतना है कि इस रिएक्शन के अंदर कोई लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, और जब लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया दैट इज अ डार्क रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन की बात करें तो मैंने कहा कि टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा। तो यानी ये रिएक्शन कहां पर होगा? दैट इज एन स्ट्रोमा में या फिर मैट्रिक्स के अंदर। यहां तक क्लियर है कहानी? मैंने कहा कि देखो इस रिएक्शन में हो क्या रहा है। तो इस रिएक्शन में ये हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड है और वो रॉ मटेरियल को यूज कर रहा है, ठीक है। और रॉ मटेरियल क्या क्या है? तो दैट इज ये रहा रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल का मतलब होता था दैट इज एन ATP एंड NADPH। और ये जब दोनों चीजें कंबाइन होती थी, ATP और NADPH, तो ये बना देता था ग्लूकोज। तो ये काम हो रहा है डार्क रिएक्शन के अंदर। तो डार्क रिएक्शन के अंदर अगर देखा जाए तो दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है, दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ये काम हो रहा है यहाँ पर। अब जरा ये बातें समझ में आ रही हैं? यहाँ तक क्लियर है? जल्दी बताइए। यस सर। ओके, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और ATP एंड क्या होगा? ATP और NADPH, ये तीनों चीजें कंबाइन करके क्या बना रहा था? दैट इज ग्लूकोज। मैंने कहा कि ये काम अगर देखा जाए तो ये काम 3 तरीके से हो रहा है, ये 3 अलग अलग तरीके से हो रहा है। ये हैं वो अलग अलग तरीके। तो मैंने कहा कि सबसे कॉमन तरीका जो है वो है C3 साइकिल।
समझ में बात आ रही है कि यानी जो सबसे ज्यादा चलने वाली साइकिल है वो ये वाली है, दैट इज अ C3 साइकिल। C3 साइकिल का दूसरा नाम है दैट इज अ कैल्विन बेंसन साइकिल। तो दिस इज द कैल्विन बेंसन साइकिल। दूसरी चीज ये है कि अगर दूसरा रिएक्शन देखें तो दिस इज अ C4 साइकिल। C4 साइकिल की बात करें तो दिस इज एन हैच एंड स्लैक साइकिल, यानी ये साइकिल कहलाती है हैच एंड स्लैक साइकिल। इसके बाद अगर बात करें तो दिस इज अ कैम साइकिल, दिस इज द कैम साइकिल। तो मैंने कहा कि 3 अलग अलग तरीके हैं जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रही है। 3 अलग अलग तरीके हैं। तो वो तरीके, पहला वाला था दैट इज अ C3 साइकिल, दूसरा तरीका था C4 साइकिल, और तीसरा था दैट इज अ कैम साइकिल। एक और कहानी समझ लीजिए कि स्टार बना के मैंने यहां पे लिखा है कि मोस्ट एडवांस्ड साइकिल इज C4 साइकिल। सबसे ज्यादा एडवांस कौन सी साइकिल है? C4 साइकिल, वेयर फोटो रेस्पिरेशन का मतलब है दैट इज अ C2 साइकिल इज एब्सेंट। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे एडवांस साइकिल कौन सी है? दैट इज अ C4 साइकिल, जिसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन जो है वो एब्सेंट है। ये इंपॉर्टेंट बात है, देख लीजिए यहाँ पर अगर आप देखें तो फोटो रेस्पिरेशन जो है वो एब्सेंट होता है, और इसीलिए ये साइकिल सबसे ज्यादा एडवांस्ड है। और अगर मैं इसके एग्जाम्पल छोड़िए, चलिए क्या लिखना है, दैट इज अ शुगर केन, इसका एग्जाम्पल बता दिया, दैट इज अ शुगर केन। तो शुगर केन के अंदर देखेंगे तो दैट इज अ C4 साइकिल चल रही है और मोस्ट एडवांस साइकिल है, जहां पे फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट है, और फोटो रेस्पिरेशन का दूसरा नाम है दैट इज अ C2 साइकिल। तो उम्मीद है यहाँ तक चीजें समझ में आ रही होंगी। एक और खास बात है कि इस C4 साइकिल जो होगी ये 2 जगह पर होगी। पहले होगी मीसोफिल सेल में और फिर होगी बंडल शीथ सेल में, दैट इज अ बंडल शीथ सेल में होगी। तो यहाँ तक क्लियर हुई कहानी कि ये C4 साइकिल 2 जगह पे हो रही है। पहला क्या था, दैट इज अ मीसोफिल सेल, दूसरा क्या था, बंडल शीथ सेल। और इन दोनों का जो अरेंजमेंट होगा तो वो बेसिकली कहलाएगा दैट इज अ क्रेन्स एनाटमी। दैट इज अ क्रेन्स एनाटमी। तो क्रेन्स एनाटमी का मतलब ये हुआ कि ये वृत्त की तरह अरेंज होगा, वृत्त लाइक अरेंजमेंट होगा इसका, समझ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ क्रेन्स एनाटमी। क्या यहाँ तक बेसिक कुछ समझ में आया आप लोगों को? यस सर। अच्छा, अगर बेसिक समझ में आ गया है तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है।